हेलो एंड गुड इवनिंग। आज हम जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें आज नया जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिटी का आज थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमने ऑनलाइन में क्लासेस में जो चल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और पॉलिटी को हमने स्टार्ट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग 4 पार्ट आ चुके हैं और करंट अफेयर्स की क्लासेस हर सैटरडे को हो रही हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया जा रहा है और जो इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू हैं उनके बारे में मैं खुद ही क्लास ले रहा हूँ, वो आपको भी मिल जाती हैं 2-2 3-3 के गैप पे। तो आज जो हम पॉलिटी में जो थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में आज हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, इसके अपॉइंटमेंटेशन कौन करता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है और इसका वर्क क्या होता है, किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है। एक तो हम ये देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इन दी स्टेट, राज्यों में महाधिवक्ता और सेंटर में कौन हो गए, महान्यायवादी। दोनों ही टॉपिक को आज हम देख रहे होंगे इस इंपॉर्टेंट सीरीज में। ठीक है, तो जरा इनके बारे में मैं बताऊं जरा। तो भारत में एक भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में एक इंपॉर्टेंट पद के बारे में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और इसी को हम पढ़ रहे होंगे कि महान्यायवादी जो सरकार को एडवाइस देता है वो किस प्रकार की एडवाइस देता है। और ये बताएंगे कि अपेयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन द कोर्ट। कोर्ट में जब वो अपनी भूमिका को रखता है तो वो सरकार का जो रोल रखता है किस प्रकार से रखता है। और फिर ये भी देखेंगे कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत उसका क्या कार्य होता है, प्रेसिडेंट को किस प्रकार से हेल्प करता है अटॉर्नी जनरल, ये भी हम देख रहे होंगे। और भी अदर फंक्शंस देख रहे होंगे वो क्या क्या उससे रिलेटेड होंगे। उसके बाद जरा जिक्र करेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इन दोनों पदों को भी देखेंगे। लेकिन जरा मैं एक बात यहाँ क्लियर करते चलूं कि इन दोनों के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में नहीं लिखा गया है, इनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, अटॉर्नी जनरल का काम इतना ज्यादा विस्तार हो गया है, इतना ज्यादा काम हो गया कि इन दोनों की भी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 के अंडर स्टेट में होता है, जिस प्रकार से सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल होता है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि राज्य में इनसे रिलेटेड क्या क्या कार्य होते हैं, अपॉइंटमेंटेशन कैसा होता है, टाइम पीरियड कैसा होता है, सैलरीज कैसे दी जाती हैं, इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जरा आगे बढ़े इसी टॉपिक पे। तो देखिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में इसके बारे में लिखा गया है। पार्ट 5 के आर्टिकल 76 में मेनली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसमें यह बताया गया है कि इनसे रिलेटेड क्वालिफिकेशंस क्या होंगी और इन्हें नियुक्त कौन करेगा। तो जरा फर्स्ट पॉइंट देखें जरा। पहला है क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्यता रखता हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता क्या होती है, ये कहा गया। जैसे पहला बिंदु क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, लगातार 5 साल जज रहा हो, या हाई कोर्ट में लगातार 10 सालों तक क्या रहे हो, अधिवक्ता या एडवोकेट रहे हो, या वो एक लॉ स्पेशलिस्ट हो इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हिम एज इन द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बस समझ में आया, यानी कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सभी लोग ध्यान दें, जो भी लोग अपना नोट बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो वहां पर आपको नोट कर लेना चाहिए इन बिंदुओं को। ठीक है, अच्छा अगला देखें, ये अगर उनके पास ये क्वालिफिकेशन है देन ही कैन बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है कितने टाइम के लिए, समय के लिए। तो टाइम क्या होगा, तो जरा ध्यान दें, टाइम के संबंध में आर्टिकल 76 में कुछ भी नहीं लिखा गया है, यानी कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की मर्जी से जब तक चाहे पद पर रह सकते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति उन्हें किसी भी तिथि को हटाता है या हटने के लिए कहता है तब उन्हें हटना पड़ेगा। या ये कहा जाता है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद, अगर आप इस पूरे पॉइंट को पढ़ेंगे तो यही ये समझ में आएगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रत्येक जनरल इलेक्शन के बाद जब सरकार बदलती है तब वो भी हट जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो अमूमन ये माना जाता है कि वो जो सरकार में प्राइम मिनिस्टर होता है उनका पसंदीदा व्यक्ति होता है, और अगर बीच में सरकार कभी भी रिजाइन कर दे तब अटॉर्नी जनरल के ऊपर ये नैतिक दबाव आ जाता है कि वो भी अपने पद से क्या कर दे, रिजाइन कर दे। बात समझ में आया।
इसलिए उनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है और न उनके बारे में ऐसा कोई बताया गया है। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, अगला पॉइंट, ही विल बी द प्राइम लॉयर ऑफ इंडिया। वो भारत सरकार के या भारत के सबसे मुख्य क्या होते हैं, लॉ एडवाइजर होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत सरकार को किसी भी प्रकार से कानूनी सलाह चाहिए तो उनसे लेंगे, या भारत के किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी अदालत होनी चाहिए, अगर उनमें भारत सरकार का कोई पक्ष रखना है तो उस पक्ष को रखने कौन जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसलिए उन्हें भारत सरकार का क्या कहा गया है कि ही विल बी द प्राइम लॉयर ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट में ये बताइए जरा कि प्रेजेंट टाइम में कौन है हमारे अटॉर्नी जनरल, जरा फटाफट से कमेंट में लिखिएगा, जरा आगे चलें जरा। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के बारे में और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में अभी हम चर्चा कर लेंगे, जरा इस पे चलें। ड्यूटीज क्या है उनकी, वो काम क्या करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में दें। आंसर द लीगल क्वेश्चंस बाय प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति ने किसी कानून से संबंधित विषय पर कोई प्रश्न पूछा है तो वो उस पर राष्ट्रपति को क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, पहली बात। दूसरा, ही शुड डू द ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में उनके लिए जो भी ड्यूटीज लिखी गई हैं वो उनको फॉलो करेंगे, यानी उन पर काम करेंगे। ही विल अपीयर इन द ऑल कोर्ट्स, ये पॉइंट हमने बता दिया है, डिबेटिंग इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार जितनी भी कोर्ट होती है उनमें भारत सरकार का वो पक्ष रखते हैं। क्लियर? अब जरा आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा सभी लोग। राइट्स क्या है उनके, अधिकार क्या है। ही कैन बिकम द ऑडियंस ऑफ एनी कोर्ट विद इन इंडिया। वो भारत में किसी भी कोर्ट में भाग ले सकते हैं, वहां पर ऑडियंस मतलब उसको सुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखेंगे, ही हैज द राइट टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। जरा मैं इस संबंधित बता दूं, एक आर्टिकल है 88, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंडर द आर्टिकल 88, अटॉर्नी जनरल, जो अटॉर्नी जनरल होता है, ही कैन पार्टिसिपेट इन द सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, या इन दोनों का जो क्या होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसमें क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, उसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है किसी कानूनी विषय पर, अगर सरकार अलाउ करे, बस में ऑडियंस बन सकता है, बैठ के सुन सकता है। बट जब वोटिंग का टाइम आएगा तब वो वोटिंग नहीं करेगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो किसी भी सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब आए जो अगली बात है वो है सैलरी की, कितना उन्हें वेतन दिया जाएगा। पहली बात, वह भारत सरकार के सरकारी कर्मचारी नहीं है, पहली बात, इसलिए उनका मानदेय राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बस में, यानी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और वो वेतन उनको दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है, या लक्ष्मीकांत ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो सरकार से इतर कोई अन्य प्राइवेट केस भी ले सकते हैं, जबकि अमूमन अटॉर्नी जनरल ऐसा करते नहीं है क्योंकि काम उनके पास बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हां अगर वो चाहे तो वो ले सकते हैं। क्लियर? यहां सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये तो था उनसे रिलेटेड सारे प्रोविजन। अब आ जाएं स्टेट में जो क्या होता है, सॉरी पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमने यहां पॉइंट छोड़े थे। ये वाले जो पॉइंट थे, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनके बारे में जरा देखिए। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए, हेल्प के लिए एक क्या रखा जाता है, एक क्या रखा जाता है, सॉलिसिटर जनरल रखा जाता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि कार्य का विस्तार इतना ज्यादा हो चुका है कि उनको दोनों को सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी किसी भी विषय पर अटॉर्नी जनरल इन दोनों की सहायता ले सकते हैं। अटॉर्नी जनरल अपनी जगह इन्हें किसी डिबेट में भेज सकते हैं, हाँ, लेकिन इनकी एडवाइस को मानने के लिए अटॉर्नी जनरल बाध्य नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू अटॉर्नी जनरल कि वो उनकी बात माने। ठीक है, और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कोई भी जिक्र आर्टिकल 76 में नहीं किया गया है। ठीक है, अब आ जाएं जरा किस पर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में जरा देखिए क्या क्या पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो एडवोकेट जनरल होगा वो स्टेट में उसी प्रकार से स्टेट का फर्स्ट और प्राइम लॉयर होगा जिस प्रकार से सेंटर का प्राइम लॉयर कौन है, अटॉर्नी जनरल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
वहां उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और यहां उनको अपॉइंट कौन करेगा? यहां इनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। सेंटर में इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसी होनी चाहिए और यहां इनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट की जज की जैसी होनी चाहिए। यहां ये राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को देते हैं। यहां गवर्नर इन्हें कभी भी हटा सकता है और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को देते हैं। इट इज क्लियर? अगला पॉइंट, सैलरीज यहां प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, यहां राज्यपाल डिक्लेयर करते हैं। दोनों में यानी कि किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अमूमन लगभग सबके काम है। अटॉर्नी जनरल पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में भाग ले सकता है, लेकिन राज्य सरकार का पक्ष रखने ये किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर जहां पर इनको बुलाया गया हो या जहां पर उस राज्य के खिलाफ कोई केस या कोई वाद हो तो वहां पर राज्य सरकार उस एडवोकेट जनरल को भेज सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए। यह व्यक्ति यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सभी लोग ध्यान दें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट राज्य की विधानसभा, विधान परिषद के सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। राज्य में ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, विधानसभा विधान परिषद का ज्वाइंट सेशन नहीं होता जैसे सेंटर में होता है, वहां कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। ये दोनों की सेशन में मीटिंग में भाग ले सकता है, बट ही कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं कर सकता है। ये लिखा गया है आर्टिकल 177 में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स या सेशन ऑफ द विधानसभा एंड विधान परिषद, बट ही कैन नॉट वोट। इट इज रिटन इन द आर्टिकल 177 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको जानना क्या है, बहुत जरूरी है। इन सभी विषयों पर हमने क्या कर दिया है, लगभग चर्चा कर लिया है। आपको क्वेश्चन ये बना के ये भेजना है कि उत्तर ये देना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, और लगातार इस सीरीज के साथ बने रहिए। छोटे छोटे हम टॉपिक के साथ ही पूरे सब्जेक्ट को कवर कर देंगे। आप ये ना सोचें कि हमें छोटे छोटे टॉपिक छोटा छोटा करके ही हम लगभग पूरा कर देंगे इसे संपूर्ण विषय। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और इन सभी विषयों पर हम जल्दी ही क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। ओके, अगला टॉपिक आपके पास जल्दी आएगा, और जो लोग चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।